हेलो एवरीवन, प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आज नए चैप्टर 8 के साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए दिखेंगे। तो आइए सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर को जानेंगे, यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसे कहेंगे मानव स्वास्थ्य तथा रोग। यानी इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा रोग बैक्टीरिया से या वायरस से या प्रोटोजोआ से या अन्य किसी के माध्यम से फैलता है। तो इनमें आते हैं, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन जो है देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है। देखिए अब सवाल पे यहाँ पे गौर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है। तो इस विषाणु जनित रोग में अगर आप देखना चाहेंगे, हाँ चलिए, विषाणु जनित एक रोग में अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आइए यहाँ पे, हाँ पहला ऑप्शन है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है एड्स, चौथा है टाइफाइड। जरा गौर से पहचानने का कोशिश कीजिए कि क्या आंसर हमारा सही हो सकता है। तो सही आंसर जानने के लिए अगर हम देखना चाहेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा रोग है भाई, विषाणु जनित रोग, यानी वायरल डिजीज जो कि वायरस से फैलता है। मलेरिया जो है हमारा प्रोटोजुआ जनित रोग है, यानी ये प्रोटोजुआ के माध्यम से फैलता है, तो मलेरिया तो होगा नहीं आंसर। टाइफाइड भी नहीं होगा और ट्यूबरक्लोसिस भी नहीं होगा। तो वायरल जनित रोग जो है वो सही आंसर हो गया हमारा एड्स। तो पहला आंसर एड्स। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच ऑर्गेनिज्म काउजेज मलेरिया। पढ़े होंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है मलेरिया, याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तैयारी कीजिएगा। सबसे पहले मलेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। दूसरा है एक एमीबोवाइसिस, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग के लिए। एड्स को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, एड्स और एक कैंसर से मिला जुला क्वेश्चन रहता है, यानी ये चारों चीज को देखेंगे। तो अब यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑर्गेनिज्म काउज मलेरिया, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। तो मलेरिया जो होता है यानी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, फीमेल एनोफिलीज। लेकिन ये कैसा बीमारी है, यानी प्रोटोजुआ के द्वारा संक्रमित होता है, सॉरी प्लाज्मोडियम के द्वारा, हाँ प्रोटोजुआ नहीं प्लाज्मोडियम के द्वारा संक्रमित होता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फाइलेरिसिस। क्वेश्चन देखिए, फलेरिया का संचरण किस प्रकार होता है। फलेरिया कहने का तात्पर्य हो गया हाथी पांव रोग, आपने सुना होगा। और हाथी पांव रोग जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, याद रखेंगे। तो कौन से मच्छर के काटने से, मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। यहाँ गौर करना है अच्छी से, यानी जितने भी मादाएं मच्छर है वो लगभग खून पीने के काम करते हैं और वो बीमारी को भी ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो मलेरिया के लिए मादा एनोफिलीज, डेंगू के लिए मादा एडिज, और फलेरिया के संक्रमण को संचरण करने के लिए मादा क्यूलेक्स। तो सही आंसर हमारा हो गया मॉस्किटो बाइट से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक, और तपेदिक को सिंपल में हम लोग कहते हैं टीबी। तो टीबी का कारक एजेंट कौन है, यानी टीबी किसके द्वारा फैलता है। तो सही आंसर है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यहीं पे आपको क्लियर हो गया ट्यूबरक्लोसिस, तो यहाँ दिख रहा है, यानी किसके कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण टीबी फैलता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, मानव में प्रतिरक्षा के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार है। विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी इन ह्यूमंस। यहाँ देखना है क्वेश्चन किसके लिए भाई, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए। तब आपके पास यहाँ देखिए आरबीसी, यानी ये क्या करता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है। डब्ल्यूबीसी शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी पैदा करता है, और प्लेटलेट्स रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है यही तो प्रतिरक्षा का काम करता है। तो जहां एंटीजन एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करेगा, यानी कौन, डब्ल्यूबीसी। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो डब्ल्यूबीसी होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय विच सेल, एंटीबॉडी किस कोशिका द्वारा उत्पन्न होता है। यहाँ पे गौर करना है, एंटीबॉडी किस कोशिका द्वारा उत्पन्न होता है। यहाँ तक तो समझे कि भाई डब्ल्यूबीसी में आया। अब आती है सेल की बात, तो प्लेटलेट्स खत्म हो गया, आरबीसी खत्म हो गया, यानी पिछले क्वेश्चन के आधार पे। अब हमारा सेल कौन हो गया, बी सेल और टी सेल, यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। लेकिन जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन की बात आएगी तो आंसर हमारा क्या देंगे,
बी लिम्फोसाइट। तो सही आंसर हमारा हो गया बी सेल यानी बी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, द इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम अ डिजीज इज कॉल्ड, किसी बीमारी से उबरने के बाद प्राप्त प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं। यहाँ देखिए टर्म्स क्वेश्चन देखेंगे, किसी बीमारी से उबरने के बाद, जब कोई बीमारी से हम उबर जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, तो उस प्रतिरक्षा को क्या कहेंगे। तो जब कभी ऐसा रहता तो हम लोग उस फेज को कहते हैं एक्टिव फेज। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या नाम देंगे, एक्टिव इम्यूनिटी यानी सक्रिय प्रतिरक्षा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच डिजीज इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन हो गया, यानी हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है, ये तो आप शुरू से भी जान रहे हैं। और डायबिटीज, और ये जो इंसुलिन का निर्माण होता है वो कहाँ होता है इंसुलिन का निर्माण, तो पेनक्रियाज में, याद रखेंगे पेनक्रियाज में। और पेनक्रियाज को हम लोग हिंदी में कहेंगे अग्नाशय। क्या नाम डालेंगे, अग्नाशय, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। और कौन से सेल में, तो सेल हमेशा याद रखेंगे बीटा सेल। कैसा सेल, बीटा सेल्स में इंसुलिन का निर्माण होता है। चलिए अगले टर्म्स में आएंगे क्वेश्चंस, पोलियो का टीका किसने विकसित किया था। द वैक्सीन फॉर पोलियो वाज डेवलप्ड बाय। अब यहाँ देखेंगे एक एक करके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये नहीं है, एडवर्ड जेनर ये भी नहीं है, लुइस पास्चर्स ये भी नहीं है। सही आंसर क्या हो गया, जोनास साल्क, यानी सही आंसर हमारा होगा क्या, जोनास साल्क। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो यानी स्व, इम्यून मतलब प्रतिरक्षा, रोग, निम्नलिखित में से कौन एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। स्व प्रतिरक्षा रोग मतलब कि खुद ब खुद रोग से लड़ने में ताकत पैदा करता है, इस टाइप से। तो एड्स तो होगा नहीं भाई, ये तो किसी और से संक्रमित हो रहा है, यानी HIV जो होता है ये ज़्यादा संक्रमित रक्त के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है ज़्यादातर, तो संक्रमित रक्त के माध्यम से फैलता है, ये याद रखेंगे। तो यानी कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड जिसमें HIV मौजूद है, अगर उससे हम ट्रांसमिट होते हैं तो काफ़ी जल्दी से बीमारी क्रिएशंस होता है। मलेरिया तो प्लाज्मोडियम के माध्यम से हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस तो दूसरे मतलब इस माध्यम से नहीं, यानी ट्यूबरक्लोसिस TB यानी वायरस के रूप में हो रहा है। तो सही आंसर हमारा जो देखेंगे यहाँ पे, सॉरी ये बैक्टीरिया के माध्यम से, वायरस बोल देख लेती है, बैक्टीरिया के माध्यम से। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग है, तो स्व प्रतिरक्षा रोग में हम आपको डालेंगे क्या, रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस। अगले क्वेश्चन में आएंगे, कैंसर सेल्स डिवाइडेड, कैंसर कोशिकाएं कैसे विभाजित होती है। कैंसर कोशिकाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, यानी जिस व्यक्तियों को कैंसर पकड़ लेता है बीमारी, वो कैंसर क्या होता है तेज़ी से सेल को खराब करने में लग जाते हैं और इम्यूनी सिस्टम को खराब करते हैं। तो यहाँ जब भी कभी कैंसर वाला ही रोग आएगा तो वहाँ रहेंगे रैपिडली। अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीन्स, टीकों से किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ देखना है क्वेश्चन को पढ़िए कि टीकों से किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है। तो जब भी किसी टीका को हम लोग रोग से लड़ने के लिए शरीर पर लेते हैं तो वो हमारे शरीर में एक्टिव काम करता है, यानी एक्टिव इम्यूनिटी पैदा करता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज द ब्लैक डेथ। हाँ, ब्लैक डेथ, यहाँ गौर करेंगे कि ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। कौन से बीमारी को हम लोग ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। तो आपके नज़र में यहाँ क्लियर है, चेचक होगा नहीं, कॉलेरा होगा नहीं, टाइफाइड भी होगा नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या है, प्लेग। एकदम रट लेना है कि प्लेग को हम लोग ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन आएंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन आ रहा है, यानी इसमें से कौन यौन संचारित रोग नहीं है। तो अब देखेंगे, सिफिलिस जो है ये यौन संचारित रोग है, एड्स यौन संचारित रोग है, गोनोरिया ये भी यौन संचारित रोग है। तो कौन नहीं है, तो सही आंसर हमारा हो गया क्या, ट्यूबरक्लोसिस। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग, द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी इन द गट इज। गट यानी आंत, गट का अर्थ होता है आंत यानी इंटेस्टाइन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखना है, क्या क्वेश्चंस बोला है भाई, आंत में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार संरचना के बारे में बताइए। तो आंत में कौन प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी लेवल को मेंटेन करता है।
तो आंत के लिए इम्यूनिटी लेवल को जो मेंटेन करता है उसको हम लोग कहते हैं पेयर्स पेचिस। सही आंसर क्या है हमारा? पेयर पेचिस। चलिए अगले टर्म्स में आएंगे क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटोजुआ डिजीज, यानी कौन सा बीमारी प्रोटोजुआ के माध्यम से फैलता है, यानी प्रोटोजुअल रोग के बारे में बताना है। तो जब कभी प्रोटोजुआ के बारे में रोग के बारे में आएगा तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मलेरिया, यानी प्लाज्मोडियम के माध्यम से फैला और ये प्रोटोजुआ जनित रोग है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? मलेरिया। ये तो वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज। ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी वायरल डिजीज है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएंगे हम लोग। द प्राइमरी काउज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इज, एलर्जी प्रतिक्रिया का मुख्य कारण क्या है? जब भी कभी एलर्जी प्रतिक्रिया होता है तो ये हमारे किसके कारण, यानी हिस्टामिन प्रोटीन के कारण होता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा हिस्टामिन आंसर। अगले टर्म्स में आएंगे क्वेश्चन नंबर 18। वैक्सीनेशन वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ, टीकाकरण किसके उत्पादन को उत्तेजित करता है? अब यहाँ देखेंगे टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन किसके उत्पादन को उत्तेजित करता है? तो टीका जब भी कभी लग जाता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एंटीबॉडीज। अगले टर्म में आज लगभग 55 क्वेश्चन है आपके लिए। अभी तक हम लोग 19-20 में चले आए, अभी भी 35 क्वेश्चन है। थोड़ा फास्ट देखेंगे एक नज़र, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्विक आंसर देने का जवाब करें। द वेक्टर ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू बुखार वाहक है। पहले ही हम आपको बताएं कि मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण, मलेरिया रोग जो है वो मादा क्यूलेक्स के कारण, और रही बात सवाल डेंगू का तो मादा एडिज के कारण। तो यहाँ ढूंढेंगे मादा एडिज कहाँ है, तो ये रहा एडिज मच्छर। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एडिज मॉस्किटो। अगले टर्म में आएंगे क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? ये क्वेश्चंस फुल फॉर्म सभी जान रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं फुल फॉर्म को। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो फुल फॉर्म है एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी अर्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सिंड्रोम। चलिए तो सही आंसर यहाँ पे हो गया है। समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज, कौन सा बीमारी बैक्टीरिया से फैलता है? यहाँ गौर कीजिए। अब ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस को पकड़ेंगे कि क्वेश्चन देखेंगे कौन सा बीमारी है और कौन उस बीमारी को फैलाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, बीमारी का कॉलम बनाइए और बगल में एजेंट का नाम लिख लीजिए कि किसके कारण से फैलता है। तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजुआ के कारण फैलता है। चलिए नेक्स्ट आएंगे, एड्स जो है वो वायरस के कारण फैलता है। इन्फ्लुएंजा भी वायरस के कारण फैल रहा है। तो सही आंसर हमारा बैक्टीरियल डिजीज है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस, यानी माइक्रोबैक्टीरियम के कारण फैलता है। नेक्स्ट आएंगे, अल्कोहल एडिक्शंस प्राइमरीली अफेक्ट विच ऑर्गन्स, शराब की लत मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ आप देखे होंगे कॉमन जनरली आम तौर पे बोलचाल में ये बताया जाता है कि शराब पीने से आंत में ज़्यादा संक्रमण करेगा, आंत इन्फेक्टेड होगा, और आंत से ज़्यादा संक्रमित जो होगा वो लीवर हो जाएगा, यानी लीवर बीमार पड़ जाता है। और हमारे बॉडी में जहाँ लीवर बीमार पड़ेगा तो समस्याएं पैदा होगी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लीवर, यानी यकृत। अगले टर्म में आएंगे, द मोस्ट कॉमन कैंसर एमंग वुमेन इन इंडिया इज, भारत में महिलाओं में सबसे सामान्य कैंसर कौन सा है? तो आप देखेंगे महिला वर्ग में क्या है कि सबसे अगर सामान्य कैंसर देखेंगे तो सामान्य कैंसर में हमारा आएगा कौन सा? ब्रेस्ट कैंसर, यानी स्तन कैंसर है। महिला वर्ग में बहुत ज़्यादा तेजी से फैलता है स्तन कैंसर। तो आंसर देंगे क्या? ब्रेस्ट कैंसर। चलिए अगले टर्म में आएंगे, ओपियोइड्स एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ये ओपियोइड्स जो है एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का जहरीला पदार्थ है ना। जहरीला बोल सकते हैं, मादक पदार्थ बोल सकते हैं, जो कि जिसको खाने से हमारे मस्तिष्क के सिस्टम को स्लो कर देता है और मस्तिष्क जो है वो अपने आप में नियंत्रण नहीं रख पाता है, काम करने की क्षमता में स्लोपन आ जाता है। तो पूछा गया कि ओपियोइड जो है शरीर को किस भाग पर कार्य करता है? तो उसके पाचन तंत्र पे उसका कोई असर नहीं है, श्वसन तंत्र में भी उसका कोई असर नहीं है, सर्कुलेटरी यानी बड़ी संचरण तंत्र में भी कोई असर नहीं है। तो मस्तिष्क की प्रक्रिया को स्लो कर रहा है, यानी मस्तिष्क में हमारा क्या है? नर्व सिस्टम जो है वो एक्टिवेट नहीं होकर वो स्लो हो जाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या? तंत्रिका तंत्र। अगले टर्म में आएंगे क्वेश्चन नंबर 25। द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वाज, पहली एंटीबायोटिक किसके द्वारा किससे डिस्कवर्ड की गई, यानी पहला खोजा गया एंटीबायोटिक जो था वो क्या था? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है।
कि पहला एंटीबायोटिक जो खोजा गया वो क्या था, पेनिसिलिन। नेक्स्ट आएंगे अगले क्वेश्चन में, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, कौन सी प्रतिरक्षा माता पिता से प्राप्त होती है। यहाँ देखिएगा प्रतिरक्षा की बात कर रही है और किससे प्राप्त हो रही है भाई, माता पिता से प्राप्त हो रही है। तो माता पिता से जो भी संतान होंगे यानी जन्म लेकर होंगे, और ऐसे जो भी इम्यूनिटी आ रहा है तो ऐसे इम्यूनिटी को हम लोग जन्मजात कहते हैं। तो यहाँ गौर करेंगे, जन्मजात प्रतिरक्षा यानी क्या हो गया, इनिशिएट इम्यूनिटी, जो माता पिता के द्वारा चले आते हैं, तो ऐसे इम्यूनिटी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेड इम्यूनिटी। कैसा इम्यूनिटी बोलेंगे, इनहेरिटेड इम्यूनिटी यानी जन्मजात इम्यूनिटी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, HIV प्राइमरी अटैक विच सेल, HIV मुख्य रूप से किस कोशिका पर हमला करते हैं। तो यहाँ तो चलिए भाई कि HIV वाली बात आ रही है, तो हम जान रहे कि HIV हमारे बॉडी में बनने वाले इम्यूनिटी सिस्टम को मार देते हैं। अब जो इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मार देते हैं, अब इस प्रतिरक्षा तंत्र में दो तरह के सेल होते हैं, एक T सेल और एक B सेल। तो जब भी ये हमारे सेल को नुकसान पहुंचाएंगे तो T4 सेल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो कहीं पे भी T सेल है, हाँ तो T हेल्पर कोशिका है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा T सेल। अगले टर्म में आएंगे, विच हार्मोन इज नॉन एज द स्ट्रेस हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्ट्रेस मतलब होता है तनाव हार्मोन। ये हो गया ह्यूमन बॉडी के बारे में कि मनुष्य में तनाव हार्मोन के रूप में किसे है। अगर आपका सवाल यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पेड़ पौधे में तनाव हार्मोन के रूप में किसे जानते हैं, तो पेड़ पौधे में जो तनाव वाले हार्मोन है, तो आप 5 हार्मोन पहले ही जान रहे हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनेसिस, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। ये हो गया पेड़ पौधे के लिए, वहाँ स्ट्रेस हार्मोन है। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी के लिए पूछा जाए तो ह्यूमन बॉडी में सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्टिसोल। तो सही आंसर टिक लगाएंगे क्या, कॉर्टिसोल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय ए प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, यानी प्रोटोजोआ से फैलता है। तो प्रोटोजोआ से अगर फैल रहा है तो यहाँ पे मलेरिया देखेंगे, मलेरिया कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो चलिए भाई एक क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया कि भाई मलेरिया नहीं दिख रहा है। लेकिन मलेरिया के अलावा जो फैला रहा है तो वो कौन है, एमियोबाइसिस, है ना। ये एमियोबाइसिस होता है यानी एक प्रकार का जोक टाइप से हो गया शरीर में एमियोबाइसिस। ये इन्फेक्शंस कर देता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पास अमीबाइसिस, जिसमें हमारा जो स्टूल होता है या वेस्ट मटेरियल जो रिलीज होता है वो काफ़ी इन्फेक्टेड हो जाता है, और जो हमारे जो कॉलोन होते हैं वो काफ़ी फ्री कंडीशन हो जाते हैं, यानी अमीबा का संक्रमण हो जाता है। तो सही आंसर हो गया हमारा अमीबाइसिस। अगले क्वेश्चन में आएंगे, व्हाट इज द मेन कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड का मुख्य कारक एजेंट है, एजेंट बताना है आपको कि किसके कारण टाइफाइड फैलता है। तो टाइफाइड जब भी कभी आएगा तो टाइफाइड के बारे में हम बताएं कि टाइफाइड जब भी फैलेगा तो उसको हम लोग कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम देंगे, साल्मोनेला टाइफी। टाइफी से ही टर्म बना है टाइफाइड। तो अब ढूंढेंगे साल्मोनेला टाइफी कहाँ है भाई, तो सही आंसर हमारा हो गया साल्मोनेला टाइफाइड। ये हो गया टाइफाइड के लिए। विब्रियो कॉलेरा जो हो गया ये हैजा के लिए हो गया। प्लाज्मोडियम विवेक्स जो हो गया ये मलेरिया के लिए हो गया। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया ये टीबी यानी तपेदिक रोग के लिए हो गया। तो यहाँ आपका ये तो क्वेश्चन गलती होना ही नहीं चाहिए था, यानी आसानी से आप क्लियर कॉन्सेप्ट मारेंगे साल्मोनेला टाइफी। अगले क्वेश्चन में आएंगे क्वेश्चन नंबर 31, विच डिजीज इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जब भी किसी व्यक्ति में अगर विटामिन सी की कमी होगी तो उससे स्कर्वी रोग होते हैं। सही आंसर हमारा क्या हो गया, स्कर्वी। तो आंसर देंगे स्कर्वी, यानी स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होती है। रिकेट्स तो विटामिन डी की कमी से हो रही है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से हो रही है, और बेरी बेरी अलग विटामिन से हो रही है। नेक्स्ट आएंगे अगले क्वेश्चन पे, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन BCG। हाँ देखिए ये एक टीकाकरण है जो कि बच्चों में दिया जाता है। BCG का टीका इज यूज्ड फॉर, किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये बच्चे में डाला जाता है जिस बच्चे में BCG की कमी हो पाती है, यानी टीका नहीं दी जाती है, तो उस बच्चे में बहुत तेज़ी से क्या रोग फैल सकता है, तपेदिक। तो आंसर लिखेंगे क्या, तपेदिक, यानी टीबी होने की संभावना होती है। इसलिए बचपन में ही BCG का टीका दे दिया जाता है ताकि उससे वो संक्रमित ना हो पाए। अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज द हैंसेन्स डिजीज। किस रोग को हैंसन रोग के नाम से जानते हैं। अब देखिए आपके लिए एक नया क्वेश्चन होगा, हैंसन रोग के नाम से कैसे जानते हैं। तो हैंसन रोग को हम लोग नॉर्मल भाषा में कुष्ठ रोग बोलते हैं, लेप्रोसी। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, सही आंसर लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। अगले क्वेश्चन में आएंगे, रिंगवर्म इज काउज्ड बाय। रिंगवर्म किसके कारण फैलता है। तो आप देखेंगे शरीर में एक पैसा रूपी संरचना हो जाएगा इस टाइप से,
और ये धीरे धीरे क्या होता है, फैलने लगता है शरीर में। और इसमें सबसे बड़ी इन्फेक्टेड बात क्या है कि ये जो फफूंदी होती है यानी फंजाई, ये क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। तो यहाँ पे ढूंढेंगे कि फफूंदी कहाँ है, तो फफूंदी को दूसरे नाम में हम लोग क्या कहते हैं, कवक करते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कवक। अगले टर्म में आएंगे 35, विच डिजीज इज काउज्ड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड डॉग। हाँ, कुत्ते के काटने से, आप यहाँ देखेंगे संक्रमित कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है, तो कुत्ते के, बंदर से, बिल्ली से, यानी कुत्ता, बंदर या बिल्ली, ये जीव अगर आपको काट ले इससे प्रायः कैसे रोग होते हैं, रैबीज। सही आंसर हमारा क्या टिक लगाएंगे, रैबीज। अगले टर्म से आएंगे कालाजार इज काउज्ड बाय। कालाजार किसके कारण होता है, तो कालाजार यहाँ पे ढूंढेंगे तो कालाजार के लिए सही आंसर हमारा क्या हो गया, लेशमेनिया डेवोनिया। तो सही आंसर हमारा क्या डालेंगे, लेशमेनिया। अगले टर्म्स में आएंगे द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट्स एड्स इज। एड्स को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, यहाँ गौर करना है, किसको रोकना है भाई, एड्स को रोकना है। एड्स को रोकने के लिए क्या करेंगे भाई, अब देखेंगे एक एक करके। क्या हम वैक्सीन का उपयोग कर सकते हैं, क्या हम दूसरी सुइयों से अपने आप को बचा सकते हैं, या एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, या साफ पानी पी सकते हैं। अब आपके सामने ही आंसर क्लियर है कि अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो अगर एड्स फैल गया है तो जहाँ तक एड्स फैल चुका है उसके बाद ना फिर आप रोक पाइएगा, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर में संक्रमित तो हो चुका है ना, तो एड्स से ही बचना है तो ये होगा नहीं। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, आप कितनों भी साफ पानी पी लीजिए, साफ कपड़ा पी लीजिए, अगर एड्स वायरस अगर इन्फेक्टेड कर गया है HIV तो ये होते रहेगा, तो इसमें कोई महत्व नहीं है। तीसरा है कि वैक्सीन, ये तो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को ही मार देता है, तो जब इम्यूनिटी सिस्टम मार दिया तो वहाँ वैक्सीन प्रभावी होगा नहीं, अप्रभावी होगा। ये गौर करेंगे कि भाई कोई भी दूषित सुइयों से बचाव करना है, कि किसी अनजाने व्यक्ति का सुई हम लोग अपने बॉडी पर बिना जानकर ना ले पाए। और कभी खून का भी अगर लेन देन होना हो, रक्त का आदान प्रदान, तो आप नए सिरिंज के माध्यम से ही रक्त को लें। नेक्स्ट होगा व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन का क्या कार्य है, इंटरफेरोन का कार्य हमारे बॉडी में मुख्य रूप से जो होता है वो खून को थक्का बनाने में मदद नहीं करता, ब्लड क्लोटिंग की, है ना, ये खत्म हो गया, यानी प्लेटलेट्स का ये जिम्मेदारी है। प्रोड्यूस हार्मोन्स, ये ग्लैंड की जिम्मेदारी है भाई। इनहेंस डाइजेशंस, ये हमारे बॉडी के इंटरनल फंक्शनल बॉडी के यानी इंजाइम्स की जिम्मेदारी है कि भाई भोजन को कैसे पचाना है। फाइट वायरल इन्फेक्शंस, यानी विषाणु से जनित रोगों से बचाने का कार्य करता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले टर्म में आएंगे क्वेश्चन नंबर 39, द कॉजिव एजेंट ऑफ निमोनिया इज। निमोनिया का कारक एजेंट बताना है, कारक यानी किसके फलस्वरूप निमोनिया फैलते हैं। तो यहाँ पे गौर करेंगे, निमोनिया फैलने का जो कारक होता है वो बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, और इस बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया, तो सल्मोनेला टाइफी जो है ये टाइफाइड फैलाता है। तो ये तो होने वाला है नहीं, चलिए भाई ये टाइफाइड फैलाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हो गया प्लाज्मोडियम फैल्सीरम, ये भी मलेरिया फैलाते हैं। मलेरिया के कई प्रकार हैं, तो यहाँ पे गौर करेंगे, प्लाज्मोडियम है तो मलेरिया के लिए, क्लियर हो गया। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये किसके लिए भाई, तपेदिक यानी TB रोग के लिए, तो ये भी आंसर नहीं है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नाम में ही क्लियर हो गया, यहाँ देख लेंगे निमोनिया ही दिख रहा है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 40, ए वैक्सीन प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। यानी टीका किस प्रकार का प्रतिरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा यानी रोग से लड़ने में क्षमता प्रदान करता है। तो जब भी कभी हम लोग वैक्सीन लेंगे तो वो हमारे शरीर में एक्टिव हो जाएंगे, तो ऐसे याद रखेंगे कि टीका लेते ही शरीर में एक्टिव हो जाएगा, तो ऐसे इम्यूनिटी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। हाँ, जब व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब पीलिया रोग। पीलिया रोग मतलब शरीर में इन्फेक्शन दिखेगा, आपको पीलापन जैसा दिखेगा, पीला शरीर हो जाएगा, आँख पीला हो जाएगा, बॉडी से यूरिन रिलीज होगा तो पीलापन आएगा। और वो किसके कारण, जब हमारे शरीर में लीवर इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो अब यहाँ ढूंढना है कि लीवर कहाँ है, तो यहाँ दिख रहा है आपको लीवर, यानी पीलिया यानी जॉन्डिस, यानी इसमें इन्फेक्शन होने से कौन सा रोग होगा भाई, पीलिया रोग होगा। ठीक है, तो जिसमें मसालेदार जो भी भोजन होते हैं उसको खाने में मना कर दिया जाता है, क्योंकि संक्रमण से घिरा रहता है लीवर, इसीलिए। नेक्स्ट अगले टर्म्स में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 42, द प्राइमरी वेक्टर फॉर जापानीज इंसेफेलाइटिस, यानी जापानी एंसेफेलाइटिस का मुख्य वाहक कौन है, यानी इस बीमारी को फैलाने में
हाँ, तो अब देखेंगे यहाँ एन्सेफेलाइटिस है, तो यहाँ गौर करना है। तो ये जब क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो डायरेक्ट हिट करेंगे क्यूलेक्स मॉस्किटो, यानी जापानी वाले में क्या डालेंगे, क्यूलेक्स मॉस्किटो। चलिए, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नएपन दिख रहे होंगे जो एनसीईआरटी से बिलोंग नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में क्वेश्चंस बैंक में भी दिए हुए हैं, तो हम लोग उसको भी तैयारी करवा देते हैं ताकि आप एक नज़र देख लीजिए, आपके नज़र में बना रहेगा तो आप फिर क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय द हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है, यहाँ गौर करना है। तो हेपेटाइटिस बी यानी दूसरे शब्दों में पीलिया बोलेंगे, यानी लीवर यानी यकृत। चलिए, तो सही आंसर हमारा लीवर। हेपेटाइटिस बी पूछे या पीलिया पूछे तो इसमें हम लोग ये डालेंगे लीवर। कौन सा कैंसर श्वेत रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है। विच टाइप ऑफ कैंसर अफेक्ट कौन सा सेल, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। तो अलग अलग टाइप के से ये सारे कैंसर के प्रकार है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकोमिया और लिम्फोमा। तो जब कभी WBC यानी रोग से लड़ने की क्षमता में आएगा तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लिकोमिया। सही आंसर में क्या टिक लगाएंगे, लिकोमिया। अगले टर्म्स में आएंगे, इम्यूनिटी पास्ड फ्रॉम अनदर टू बेबी मदर टू बेबी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। माँ से बच्चे में चला आ रहा है, क्या चला आ रहा है, इम्यूनिटी किस माध्यम से, जब माँ बच्चे को क्या कर रही है, दूध पिला रही है। तो दूध पिलाने से क्या करेगा भाई, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये इम्यूनिटी माँ से बच्चे में चला गया, माँ से चला गया किसमें, बच्चे में, और बच्चे में जो आकर फिर बच्चे के शरीर में रहकर फिर रोग से लड़ेंगे। तो जिस कंडीशन में आ रहा, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं निष्क्रिय अवस्था में आए। ये निष्क्रिय में आए और बच्चे के शरीर में जब रोग आएगा तो रोग से लड़ेगा, तो वहाँ काम करेगा सक्रिय। तो सही आंसर हमारा हो गया क्या, पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, द मेन सिम्टम्स ऑफ रिंगवॉर्म इन्फेक्शन इज। रिंगवॉर्म संक्रमण का मुख्य लक्षण क्या है। ये तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, लेकिन उसमें आया था कि वह संक्रमण किसके कारण फैलता है, तो कवक यानी फफूंदी। लेकिन अब पूछा गया ये जब संक्रमण होगा तो इसका मुख्य लक्षण क्या है। मुख्य लक्षण यानी कहाँ लक्षण दिखेगा भाई, तो रिंगवॉर्म होने से फीवर होता है, गलत है। ज्वाइंट पेन, घुटना या केहूनी में दर्द होगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। वॉमिटिंग, तो मीटिंग से इसको कोई मतलब है नहीं। तो ये हमारे स्किन पे इन्फेक्शन करेगा। तो त्वचा पर कैसा रोग होगा, चकते होगा, यानी गोल गोल पैसे की तरह ऐसे दिखते गया डॉट डॉट, तो समझ जाएंगे स्किन डिजीज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि कौन बैक्टीरिया से नहीं होता है। तो यहाँ ढूंढना है भाई बैक्टीरियल डिजीज कौन नहीं है। तो देखेंगे भाई एक एक करके। चलिए, यहाँ पे आएगा तो ये जो मलेरिया है ये आपको क्लियर हो गया कि भाई ये प्लाज्मोडियम के माध्यम से फैलता है और इसको फैलाने में प्रोटोजोआ की महत्वपूर्ण रोल यानी भूमिका है। तो सही आंसर जब यहाँ क्लियर है तो बाकी को हमको देखना ही नहीं, सही आंसर हम टिक लगाएंगे मलेरिया। अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 48, विच डिजीज इज काउज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। हाँ देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, तो इसका भी तो हम पहले ही बता दिए कि विटामिन सी की कमी से हो रहा है। यहाँ दिख गया आपको, विटामिन डी की कमी से बीमारी जो होता है उसको हम लोग रिकेट्स कहते हैं। अगले टर्म में आएंगे क्वेश्चन 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। क्वेश्चन को देखेंगे कि मच्छरों के द्वारा यानी मच्छर एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहा है, तो इसमें कौन मच्छर एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहा है। फिलेरिया में हम आपको बताए थे कि क्यूलेक्स मच्छर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। मलेरिया में आपको बताए थे कि मादा एनोफिलीज ट्रांसफ़र करने का काम करता है। डेंगू में बताए थे कि भाई मादा एडिज डेंगू फैलाने का काम करते हैं। तो भाई ये दूषित भोजन वगैरह खाने से काम करता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टाइफाइड। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन 50, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज यूज टू विच डिजीज। यहाँ देखेंगे, आप पहले ये समझिए कि जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो एड्स जो फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो HIV होते हैं। और HIV क्या करते हैं, जीवों के शरीर के इम्यूनिटी लेवल को खत्म कर देते हैं, यानी रोग से लड़ने की क्षमता खत्म कर देते हैं, यानी T सेल को प्रभावित करते हैं, T सेल। और जब ये T सेल प्रभावित होता है यानी T4 सेल डेड हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ बताया गया कि इसको जो संक्रमित करने में जो ट्रांसफ़र करता है उसमें RNA की मुख्य भूमिका होती है, और इसीलिए हम लोग एड्स वाले को रेट्रोवायरस के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन हो गया कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी रेट्रोवायरस से होने वाला बीमारी को रोकने का काम
मतलब कौन बीमारी में हो रहा है, तो कौन सा डिजीज में, तो रेट्रोवायरस यानी किसको कहें भाई, एड्स को कहें। तो जब एंटी लगाएंगे तो किसके विरुद्ध लगाएंगे, तो एड्स के विरुद्ध, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा एड्स। अगले टर्म में आएंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी वैक्सीन। बहुत अच्छी सवाल है, यानी डीपीटी वैक्सीन का पूरा नाम बताइए। तो डीपीटी वैक्सीन का डिप्थेरिया तो डी से होता ही है, तो डेंगू नहीं होगा, नन ऑफ द अबव, तो कहानी खत्म। तो डिप्थेरिया ये भी सही, ये भी सही। पी से आएंगे तो पी से पोलियो नहीं, पी से होता है पार्टोसिस, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ए नंबर, डिप्थेरिया पार्टोसिस टेटेनस, यानी डीपीटी का पूरा नाम। अगले टर्म में आएंगे क्वेश्चन 52, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ उफिंग कफ। उफिंग कफ यानी काली खांसी, काली खांसी का कारण कौन है, यानी काली खांसी किसके कारण फैलता है, तो सही आंसर हमारा ऊपर में ही ऑप्शन में दिया हुआ बॉर्डेटेला पार्टुसिस। याद रखेंगे पार्टुसिस मतलब ये होता है काली खांसी, तो डीपीटी का वैक्सीन लगाते हैं और फैलने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो बॉर्डेटेला पार्टुसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मलेरिया। मलेरिया का उष्मायन काल क्या है, यानी मलेरिया जब व्यक्ति को हो जाता है तो कितने दिनों तक प्रभावित होता है, यानी कितने दिन के बाद ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो मलेरिया का जो सिम्टम्स होता है वो 7 से 21 दिन के बाद दिखने लगता है। इसमें याद रखेंगे ये 3 फेज से होता है, गुजरता है, यानी पहले फीवर लगेगा, फिर फीवर के बाद पसीना आएगा और फिर ठंडा जैसा बनाएगा, यानी ये 3 कंडीशन इसमें फॉलो होता है। और ये जब भी फैलेगा तो ऐसा लगेगा कपकपी, यानी कंपन के साथ फीवर आएगा। कंपन के साथ जहाँ फीवर आएगा तो उसमें हम लोग ठीक वो समझेंगे मलेरिया के बारे में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMR वैक्सीन। MMR टीके का पूरा नाम बताइए। अब देखिए यहाँ पे MMR टीके के बारे में बता रहे हैं, तो मलेरिया के लिए ऐसे कोई टीका नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन खत्म हो गया। मीसल्स, यहाँ भी मलेरिया दिया, यानी ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ भी मलेरिया दिया, खत्म हो गया, यानी क्लियर कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से हो गया, मम्प्स, मिसेलेस, रूबेला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आएंगे, विच सेल्स सिक्रेट हिस्टामिन। हिस्टामिन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है, तो हिस्टामिन के जब स्राव की बात आएगी तो आरबीसी हिस्टामिन नहीं बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट भी नहीं बनाते हैं, प्लेटलेट्स भी नहीं बनाते हैं, तो सही आंसर हमारा हो गया मास्ट कोशिकाएं। चलिए भाई, तो आज के साथ हमारा चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। हमें लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। आप लोग अपने हौसला को बनाए रखें, इसी तरीक़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सहभागिता निभाते रहिए और हमारे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ताकि हम सही मात्रा में सही सॉल्यूशंस दे सकें। धन्यवाद।